हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। जो आज का हमारा टॉपिक रहेगा वो कक्षा 8वीं और 10वीं के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आज का टॉपिक जो रहेगा वो रहेगा रासायनिक अभिक्रियाएं। तो आज के टॉपिक का नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं। तो सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि रासायनिक अभिक्रियाएं हमने अपने डेली लाइफ में कहाँ कहाँ देखी है। क्योंकि रासायनिक अभिक्रियाएं हम जहाँ भी जाएं हमारे चारों तरफ रासायनिक अभिक्रियाएं चलती रहती है। जैसे अगर हम खाना खा रहे हैं तो हमारे अंदर खाना खाते टाइम भी रासायनिक अभिक्रियाएं होती है। अगर हम दूध को दही में जमाते हैं तब भी रासायनिक अभिक्रिया होती है। तो इसका मतलब ये हो गया कि रासायनिक अभिक्रिया जब भी होती है तो उसमें क्या होता है, रासायनिक बदलाव होते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में किसी रासायनिक अभिक्रिया में रासायनिक किसी रासायनिक अभिक्रिया में रासायनिक बदलाव या परिवर्तन किसी रासायनिक अभिक्रिया में रासायनिक बदलाव या परिवर्तन होते हैं। जैसे अगर हम उदाहरण की बात करें, उदाहरण अगर उदाहरण की बात करते हैं, जैसे लोहे पर जंग लगना, लोहे पर जंग लगना। इसके अलावा अगर दूसरे उदाहरण की बात करें तो दूध का दही में जमना। यहां तक तो हमें पता चला कि रासायनिक अभिक्रियाओं में क्या होते हैं, रासायनिक बदलाव या परिवर्तन होते हैं। अब बात करनी है कि रासायनिक अभिक्रियाओं में कौन कौन से परिवर्तन होते हैं। तो मेनली रासायनिक अभिक्रियाओं में हमें जो परिवर्तन देखने को मिलते हैं, अब हम उन्हीं की बात करेंगे। तो हमारी जो अगली हेडिंग है, जो अगला टॉपिक है वो है रासायनिक अभिक्रियाओं में रासायनिक अभिक्रियाओं में रासायनिक अभिक्रियाओं में कौन से परिवर्तन देखने को मिलते हैं या कौन से परिवर्तन होते हैं। या हम ये भी कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रियाओं में कौन से परिवर्तन होते हैं जिसके कारण रासायनिक बदलाव होते हैं। देखो, तो सबसे पहले बात करते हैं रासायनिक अभिक्रियाओं में अगर परिवर्तन होता है, रासायनिक अभिक्रिया में चेंज होता है, तो इसका मतलब पदार्थ की पदार्थ की अवस्था बदलती है। पदार्थ की अवस्था में बदलाव, यानी अगर पदार्थ ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में बदलता है तो वहां पर भी क्या हुआ है, रासायनिक परिवर्तन हुआ है। दूसरा दूसरा है पदार्थ के तापमान में परिवर्तन। तापमान में परिवर्तन, अगर किसी पदार्थ का तापमान चेंज हो रहा है, तापमान में बदलाव हो रहा है, तो वहां भी रासायनिक अभिक्रिया होती है। तीसरा अगर बात करें तो आता है पदार्थ पदार्थ के पदार्थ की अवस्था तो हो गया, पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन हो गया है, पदार्थ के तापमान में परिवर्तन हो गया है। यहाँ पे भूल ही गया मैं, करना बंद करना सर। हाँ, पदार्थ के रंग में परिवर्तन। तो यहाँ पर मेनली हमें ये कुछ परिवर्तन दिखाई देते हैं, जैसे पदार्थ की अवस्था में बदलना, पदार्थ का तापमान बदलना या पदार्थ के रंग में बदलना। ये हमें यहाँ पर कुछ परिवर्तन दिखाई देते हैं। अब बात करते हैं रासायनिक अभिक्रिया के रासायनिक अभिक्रिया के भाग भाग कह सकते हैं, या अंग्रेजी में हम बोलते हैं इनको कंपोनेंट्स, कि रासायनिक अभिक्रिया के कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। अगर रासायनिक अभिक्रिया के हम कंपोनेंट्स की बात करते हैं तो रासायनिक अभिक्रिया में मेनली 3 टाइप के कंपोनेंट्स होते हैं, 3 प्रकार के क्या होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं। तो अगर हम कंपोनेंट्स की बात करें
रासायनिक अभिक्रिया में कंपोनेंट्स की बात करते हैं तो सबसे पहले बात करते हैं हम रासायनिक अभिक्रिया के कंपोनेंट में। सबसे पहले आता है रासायनिक अभिक्रिया के कंपोनेंट में अभिकारक। और दूसरा जो होता है वो होता है उत्पाद। और तीसरा जो कंपोनेंट होता है वो होता है आपके पास तीर का निशान। तीर का निशान। तो मेनली 3 टाइप के कंपोनेंट हमें रासायनिक अभिक्रिया में देखने को मिलते हैं, अभिकारक, उत्पाद और तीर का निशान। जो पहला कंपोनेंट है अभिकारक, अगर हम उसकी बात करें, अभिकारक, तो अभिकारक क्या होते हैं? अभिकारक ये वो पदार्थ होते हैं जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं या जिनमें बदलाव आता है, या हम ये कह सकते हैं कि जो अभिक्रिया में ये भाग ले रहे हैं। तो हम अगर इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं, डेफिनेशन की बात करें तो वे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में, वे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, वे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं या जिनमें रासायनिक परिवर्तन होता है, ठीक है जी। यहाँ तक पता चला कि जिनमें रासायनिक परिवर्तन होता है या जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं वो हमारे पास अभिकारक होते हैं। लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में इनकी जगह कौन सी होती है? तो लिखेंगे हम रासायनिक अभिक्रिया में यह सदैव बाईं तरफ होते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में सदैव बाईं तरफ। दूसरा बात करें, अगर दूसरा जो कंपोनेंट होता है वो होता है हमारे पास उत्पाद। उत्पाद वो पदार्थ होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों के फलस्वरूप बनते हैं। तो अभिकारकों से बनने वाले पदार्थ उत्पाद कहलाते हैं। और जो तीसरा कंपोनेंट होता है वो होता है तीर का निशान। अगर मैं तीर के निशान की बात करता हूं तो रासायनिक अभिक्रिया में तीर का निशान अभिक्रिया की दिशा बताता है। अभिक्रिया की दिशा बताता है। तो यहाँ पर हमारे पास 3 टाइप के अभिक्रिया के कंपोनेंट्स हो गए। सबसे पहला अभिकारक, दूसरा उत्पाद और तीसरा तीर का निशान। उदाहरण, इन तीनों को हम उदाहरण से देखते हैं। एक बार उदाहरण, जैसे अगर मैं मानूं कि मेरे पास मैग्नीशियम है, अगर मैं मैग्नीशियम का दहन करवाऊं, अगर मैं मैग्नीशियम का दहन करवाता हूं तो मैग्नीशियम के दहन से मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। मैग्नीशियम
ऑक्साइड बनता है। मैग्नीशियम के दहन से मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। तो तो मैग्नीशियम तो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन क्या बनाएगा भाई हमारे पास? मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो तीर के निशान के जो भी लेफ्ट साइड में है हमारे पास, तीर के निशान के जो भी लेफ्ट साइड में दो मुझे दिखाई दे रहे हैं केमिकल, इनको बोलते हैं हम अभिकारक। क्योंकि ये क्या करते हैं? अभिकारक जो है, जो अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं, अभिकारक जिनमें आपस में क्या होनी है? क्रिया होनी है। और उसके बाद में तीर के निशान के राइट साइड में जो मिला है मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये होता है उत्पाद, इसको बोलते हैं उत्पाद। और जो हमारे पास ये तीर का निशान है, ये दिखाता है हमें अभिक्रिया की दिशा। तीर का निशान हमें अभिक्रिया की दिशा को शो करता है। तो ये तीर का निशान क्या दिखाता है? अभिक्रिया की दिशा। तो यहां पर हमारे पास आगे अगर हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की बात करें, तो नेक्स्ट टॉपिक में आता है अभिक्रिया के प्रकार। क्योंकि हमारे पास यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारे पास नए उत्पाद बनते हैं, अभिकारकों के क्रिया करने से नए उत्पाद बनते हैं। और जब ये नए उत्पाद बनते हैं, तो ये नए उत्पाद ये जो नए उत्पाद बनते हैं, ये पदार्थों के अंदर बनने वाले बंध और बंध के टूटने के कारण, या तो बंध बनेंगे या फिर बंध टूटेंगे। तो बंध के बनने और टूटने के कारण हमें नए उत्पाद देखने को मिलते हैं। तो इस आधार पर बंध के बनने और बंध के टूटने के कारण जो नए उत्पाद बनते हैं, उस आधार पर अभिक्रिया, अलग अलग प्रकार की अभिक्रियाएं होती हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारे पास अभिक्रिया के प्रकार। तो अभिक्रिया के प्रकार पदार्थों में बंध के बनने व टूटने पर निर्भर करता है। वह टूटने पर निर्भर करता है। इस आधार पर अभिक्रिया निम्नलिखित प्रकार की होती है। इस आधार पर अभिक्रिया निम्नलिखित प्रकार की होती है। तो पहले अगर अभिक्रिया का प्रकार की बात करें, पहली अभिक्रिया होती है संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया। तो संयोजन अभिक्रिया में अभिक्रिया का नाम ही हमें सजेस्ट कर रहा है, अभिक्रिया का नाम ही हमें बता रहा है कि संयोजन अभिक्रिया के अंदर दो अभिकारक आपस में जुड़कर एक नया उत्पाद बनाते हैं। जब दो अभिकारक आपस में जुड़ जाएंगे तो वो एक नया उत्पाद बनाएंगे, जिसे हम क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो डेफिनेशन हमारे मेरे साथ लिखेंगे सभी। जब दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में संयोग करते हैं, आपस में संयोग करके एक नया उत्पाद बनाते हैं, नया उत्पाद बनाते हैं, तो इसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण
उदाहरण देख लें एक इसका, कि उदाहरण जैसे अगर मैं बात करता हूँ कार्बन का दहन, एक सबसे इजीएस्ट उदाहरण जो है वह है कार्बन का दहन, सबसे आसान उदाहरण। तो हम जानते हैं कि कार्बन कौन होता है, कार्बन होता है हमारे पास सी, पीरियोडिक टेबल में या आवर्त सारणी में 6 नंबर पर ये तत्व जो आता है हमारे पास कार्बन। अगर हम इसको दहन करें, और दहन का पता है हमें कि वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है दहन, तो C+O2 CO2। तो यहां पर हम देखेंगे कि कार्बन जब ऑक्सीजन से संयोग कर रहा है, कार्बन जब ऑक्सीजन से संयोग कर रहा है तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है, कार्बन डाइऑक्साइड मिल रही है। जब कार्बन ऑक्सीजन से संयोग करता है तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिल रही है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो हम देख रहे हैं कि हमारे पास यहाँ पर दो अभिकारक है जो आपस में क्रिया कर कर एक तीसरा नया उत्पाद बना रहे हैं, जो क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है, जो एकल उत्पाद बना रहा है आपस में जुड़कर। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में जुड़ जाते हैं और तीसरा एक नया या एकल उत्पाद बनाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जो नेक्स्ट अभिक्रिया हमारे पास आती है उसका नाम है वियोजन अभिक्रिया। वियोजन या इसको अपघटन भी बोलते हैं, अपघटन अभिक्रिया, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। यह अभिक्रिया ठीक संयोजन अभिक्रिया की उल्टी अभिक्रिया होती है, यानी इसमें एक जो हमारे पास अभिकारक होगा या एक पदार्थ होगा वो टूट कर दो या दो से ज्यादा नए उत्पाद बनाएगा। देखते हैं, जब एकल उत्पाद या एकल पदार्थ, जब एकल पदार्थ टूटकर एकल पदार्थ टूटकर दो या दो से ज्यादा उत्पाद बनाता है, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। अपघटन अभिक्रिया। उदाहरण देखें जरा इसका, उदाहरण जैसे कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट है। अगर मैं कैल्शियम कार्बोनेट को ताप दूं, गर्म करूं, अगर मैं कैल्शियम कार्बोनेट को ताप देता हूं, गर्म करता हूं, लिख लेते हैं हम इसको कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट मेरे पास यहाँ पर एकल अभिकारक है। अगर मैं इसको ताप देता हूँ, गर्म करता हूँ, तो कैल्शियम कार्बोनेट मेरे पास दो कंपोनेंट्स में या दो पदार्थों में टूट जाएगा। एक टूटेगा कैल्शियम ऑक्साइड और दूसरा टूटेगा कार्बन डाइऑक्साइड में। कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड। तो हमारे पास वियोजन अभिक्रिया क्या होती है, जब एक पदार्थ टूटकर दो या दो से ज्यादा उत्पाद बनाता है, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। देखिए, वियोजन अभिक्रिया के कुछ प्रकार होते हैं हमारे पास, तो लिख लीजिए वियोजन अभिक्रिया के प्रकार। वियोजन अभिक्रिया के प्रकार। वियोजन अभिक्रिया मेनली 3 प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है
वियोजन अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। नंबर 1 ताप अपघटन, ताप ताप अपघटन। नंबर 2 उष्मा अपघटन, नहीं उष्मा नहीं, ताप अपघटन, विद्युत अपघटन, विद्युत अपघटन। और तीसरी होती है हमारे पास प्रकाश अपघटन। तो वियोजन अभिक्रियाएं हमारे पास 3 प्रकार की होती है, ताप अपघटन, विद्युत अपघटन और प्रकाश अपघटन। ऐसी वियोजन अभिक्रिया जिसमें कोई उत्पाद ताप को लेकर टूट रहा है, ताप को लेकर टूट रहा है, तो वो ताप अपघटन होती है। दूसरी होती है विद्युत अपघटन, ऐसी अभिक्रिया जिसमें उत्पाद, जिसमें कोई अभिकारक विद्युत से टूट रहा है, बिजली से टूट रहा है, तो वो हमारे पास विद्युत अपघटन। और तीसरे प्रकार की जो होती है वो प्रकाश अपघटन, यानी ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें कोई भी अभिकारक प्रकाश या लाइट को लेकर टूट रहा है, तो वो प्रकाश अपघटन। और इन तीनों अभिक्रियाओं को, तीनों अभिक्रियाओं का, तीनों अभिक्रियाओं का उदाहरण, ये आप बच्चों के लिए है होमवर्क में कि इन तीनों अभिक्रियाओं का जो उदाहरण है वो आपने लिखना है कि कौन कौन से इन तीनों अभिक्रियाओं का उदाहरण है। जिसमें से एक अभिक्रिया का उदाहरण मैंने लिख दिया है, तो वहां से नकल मार के भी आप लिख सकते हो। सही है। चलिए नेक्स्ट अगर बात करते हैं, नेक्स्ट जो अभिक्रिया आती है मेरे पास, नेक्स्ट अभिक्रिया है विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया, देखो विस्थापन अभिक्रिया भी हमें नाम से बता रही है कि विस्थापित कर देना। विस्थापन का मतलब होता है विस्थापित कर देना, यानी अपनी जगह से हटा देना, या ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ दूसरे पदार्थ को अपनी जगह से हटा देता है, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया बोला जाता है। लेकिन इसमें एक बात यह ध्यान रखनी होती है कि वो जो पदार्थ दूसरे पदार्थ को हटा रहा है वो अधिक क्रियाशील होना चाहिए, और जो पदार्थ हट रहा है वो कम क्रियाशील होना चाहिए। ऐसा नहीं होगा कि कम क्रियाशील वाला जो पदार्थ है वो अधिक क्रियाशील को हटा दे। यानी अगर कोई कमजोर बंदा है, कोई कमजोर पर्सन है, अगर मैं कहूं कि तू किसी पावरफुल पर्सन को मार दे, तो वो नहीं मार पाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो अधिक क्रियाशील है वही पदार्थ कम क्रियाशील वाली पदार्थ को कम क्रियाशील वाले तत्व को हटा पाएगा अपनी जगह से। तो उदाहरण, अगर मैं परिभाषा की बात करता हूं, तो जब एक अधिक क्रियाशील तत्व, अधिक क्रियाशील तत्व दूसरे अधिक क्रियाशील तत्व दूसरे कम क्रियाशील तत्व को, दूसरे कम क्रियाशील तत्व को अपनी जगह से विस्थापित कर देता है और समय उसके स्थान पर आ जाता है, उसके स्थान पर आ जाता है। इस प्रकार की अभिक्रियाएं, इस प्रकार की अभिक्रियाएं विस्थापन अभिक्रियाएं कहलाती है। इस प्रकार की अभिक्रियाएं विस्थापन अभिक्रियाएं कहलाती है। उदाहरण की अगर बात करें तो उदाहरण देखिए, उदाहरण से ये चीज ज्यादा स्पष्ट हो जाएगी। अगर उदाहरण की हम बात करें तो देखिए, जैसे फेरस लोहा है, अगर लोहे को मैं कॉपर सल्फेट में डाल दूं, बेसिकली कॉपर सल्फेट का कलर ब्लू कलर में होता है, नीले कलर का होता है। तो अगर लोहे को मैं
कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में ऐड कर देता हूं, तो यहाँ पर लोहा अधिक क्रियाशील है, जो क्या काम करेगा, कॉपर को उसकी जगह से हटाएगा और खुद कॉपर सल्फेट में सल्फेट के साथ आकर बैठ जाएगा, खुद क्या करेगा, सल्फेट के साथ में आकर बैठेगा। तो क्या बनाएगा, फेरस सल्फेट प्लस में कॉपर को उसकी जगह से हटा देगा। तो यहाँ पर लोहा जो था वो कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में आकर कॉपर को हटा देता है और उसकी जगह खुद आकर बैठता है और क्या बना लेता है, फेरस सल्फेट बनाता है। फेरस सल्फेट, फेरस क्या बनाएगा, फेरस सल्फेट बना लेगा, फेरस सल्फेट। तो यहाँ पर फेरस सल्फेट बनाता है। हम जानते हैं कॉपर सल्फेट जो होता है वो नीले कलर का होता है, नीला रंग, और जबकि फेरस सल्फेट होता है वो रंगहीन होता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, कलर में भी चेंज हो रहा है। फेरस सल्फेट क्या होता है, रंगहीन होता है। इसके बाद जो हमारे आज का क्लास का जो लास्ट टॉपिक रहेगा वो रहेगा द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रियाओं की परिभाषा देखें, स्टेटमेंट देखें, तो स्टेटमेंट क्या होती है, ऐसी अभिक्रियाएं, ऐसी अभिक्रियाएं, ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें आयनों का आदान प्रदान होता है, ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें आयनों का आदान प्रदान होता है, आदान प्रदान होता है, इस प्रकार की अभिक्रियाओं को, इस प्रकार की अभिक्रियाओं को द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अभिक्रिया कहते हैं। अगर ऐसी अभिक्रियाओं के उदाहरण की बात करें, तो अगर हम उदाहरण की बात करते हैं, उदाहरण, ऐसे अभिक्रियाओं के अगर उदाहरण मिले तो उदाहरण की अगर बात करें तो देखिए, यहाँ पर मेरे पास एक कंपाउंड है सोडियम सल्फेट। अगर इस सोडियम सल्फेट की रिएक्शन अगर मैं बेरियम क्लोराइड के साथ कराऊं, BaCl2, बेरियम क्लोराइड के साथ अगर मैं सोडियम सल्फेट की रिएक्शन करवा रहा हूं, तो हम देखेंगे यहाँ पर सोडियम जो होगा, सोडियम ये क्या काम करेगा, बेरियम को, सोडियम जो है वो बेरियम को अपनी जगह से हटाएगा, सोडियम जो है वो बेरियम को अपनी जगह से हटा देगा। तो सोडियम को बेरियम जब अपनी जगह से हटाएगा तो क्या बनाएगा, बेरियम क्लोराइड, बेरियम, बेरियम सल्फेट क्या बनाएगा, बेरियम सल्फेट BaSO4, और साथ में बनेगा सोडियम क्लोराइड 2NaCl। यहाँ पर मुझे पता चल रहा है, मैं देखता हूँ यहाँ पता है कि बेरियम जो है, बेरियम के ऊपर +2 चार्ज है, जबकि सोडियम, सोडियम के ऊपर +1 चार्ज है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर क्या हो रहा है, बेरियम जो है, बेरियम आयन और सोडियम आयन आपस में अपनी जगह को प्रतिस्थापित कर रहे हैं, बेरियम आयन और सोडियम आयन। इसीलिए हमने लिखा कि ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें आयनों का आदान प्रदान हो, यानी आयन क्या हो, अपनी अपनी जगह को अदला बदली करें। तो ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें आयन अपने अपनी जगह पर अदला बदली करते हैं उसको हम कहते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। और हाँ, एक और बात, नोट, नोट भी लिखेंगे हम, केमिस्ट्री है तो नोट तो आएगा। तो अगर नोट लिखते हैं, नोट, इस प्रकार की अभिक्रियाओं को, जो इस प्रकार की अभिक्रियाएं होती हैं, इस प्रकार की अभिक्रियाएं
इस प्रकार की अभिक्रियाएं, इस प्रकार की अभिक्रियाएं जिनमें जिनमें जल में अविलीय पदार्थ बनता हो, जल में अविलीय पदार्थ बने, अविलीय पदार्थ बनते हैं, इन अविलीय पदार्थों को अवक्षेप कहते हैं। इन अविलीय पदार्थों को अविलीय पदार्थों को अवक्षेप कहते हैं, अवक्षेप कहते हैं। क्या ये अवक्षेप क्या होता है? देखिए, जो ये अवक्षेप है ये क्या चीज है? अवक्षेप जो होता है ये वो पदार्थ होते हैं, अवक्षेप, जो पानी के अंदर घुलते नहीं है, यानी पानी में नहीं घुलेंगे, ये क्या होंगे, नीचे बैठ जाते हैं, पानी में घुलेंगे नहीं, बल्कि ये क्या करेंगे, पैंदे में या जिस पात्र में पड़े उस पात्र में पानी के अंदर नीचे जमा हो जाते हैं, घुलते नहीं है, उनको हम क्या बोलते हैं, अवक्षेप बोलते हैं। और ऐसी अभिक्रियाएं क्या होती हैं? ऐसी अभिक्रियाएं अवक्षेपण अभिक्रियाएं कहलाती हैं। ऐसी अभिक्रियाएं अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाती है। अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाती है, अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाती है। अगर अवक्षेपण अभिक्रिया की उदाहरण की बात करें, अवक्षेपण अभिक्रिया की उदाहरण की बात करें तो जो द्विविस्थापन अभिक्रिया का जो उदाहरण हमने लिया था, द्विविस्थापन अभिक्रिया का जो हमने उदाहरण लिया था सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड का, हम उसी उदाहरण को लेकर चलते हैं कि सोडियम सल्फेट Na2SO4, इसको हम बोलते हैं सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट। और बेरियम क्लोराइड BaCl2, बेरियम क्लोराइड, अगर मैं इस अभिक्रिया को लेके जाऊं तो क्या बनेगा मेरे पास? सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड में बेरियम सल्फेट बनेगा, क्योंकि हम ये भी अगर छोटी सी चीज देखें तो प्लस जो है, सोडियम जो होता है वो प्लस होता है, जबकि सल्फेट पे माइनस होता है। इधर बेरियम पे प्लस होता है और क्लोराइड पे माइनस, तो प्लस जो होगा वो माइनस के साथ जुड़ेगा और माइनस जो होगा वो प्लस के साथ जुड़ेगा। तो यहाँ पर अगर मैं देखूं तो सोडियम जो होगा वो क्लोरीन के साथ जुड़ेगा, सोडियम जो होगा वो क्लोरीन के साथ जुड़ेगा, सोडियम मेरे पास क्लोरीन के साथ जुड़ेगा, और बेरियम जो है वो सल्फेट के साथ जुड़ेगा। तो क्या बनेगा? बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड। क्या बनेगा? बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड। हम जानते हैं सोडियम क्लोराइड जो है, सोडियम क्लोराइड तो मेरे पास पानी में घुल जाता है, सोडियम क्लोराइड तो पानी में विलय हो जाता है, घुल जाता है। लेकिन जो ये बेरियम सल्फेट है, एक्चुअल में ये बेरियम सल्फेट अविलय होता है पानी के अंदर, अविलय। पानी में बेरियम सल्फेट घुलता नहीं है, अविलय। पानी में बेरियम सल्फेट घुलता नहीं है, अविलय होता है। और ये अवक्षेप के रूप में, किस रूप में भाई? अवक्षेप के रूप में क्या होता है? पानी में नीचे जमा हो जाएगा। इसलिए इन अभिक्रियाओं को हम अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। थोड़ा सा जल्दी से हम रिवाइज कर लेते हैं, पीछे से फटाफट से थोड़ा सा हम देख लेते हैं। सबसे पहले जो हमने पढ़ा वो रासायनिक अभिक्रिया के बारे में पढ़ा कि रासायनिक अभिक्रियाएं होती क्या है, और हमने अपने चारों तरफ रासायनिक अभिक्रियाएं कहाँ देखी है, उनके हमने कुछ उदाहरण की बात की। उसके बाद में हमने ये जाना कि रासायनिक अभिक्रियाओं को कहाँ देखा, कैसे कह सकते हैं कि इसमें रासायनिक अभिक्रिया है। तो हमने देखा कि रासायनिक अभिक्रियाओं में रासायनिक बदलाव होते हैं, जैसे कि पदार्थ की कोई अवस्था बदलती है, पदार्थ में तापमान बदलता है, या पदार्थ का रंग बदल जाता है। तो ऐसी अभिक्रियाओं को हम रासायनिक अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। फिर हमने बोला रासायनिक अभिक्रियाओं में होता क्या क्या है, कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं। तो हमने देखा रासायनिक अभिक्रियाओं में अभिकारक होते हैं, उत्पाद होते हैं, और एक तीर का निशान बीच में आता है। तो सबसे पहले फिर हमने देखा कि अभिकारक क्या होते हैं और किस साइड में होते हैं। तो अभिकारक हमेशा लेफ्ट साइड में होते हैं। उत्पाद हमने देखा जो हमेशा राइट साइड में होते हैं तीर के, जबकि तीर जो होता है वो अभिक्रिया की हमें दिशा के बारे में बताता है कि अभिक्रिया किस दिशा में चल रही है। फिर हमने देखा एक उदाहरण से हमने इस चीज को समझा था। उसके बाद में हम चले आगे
अभिक्रिया के प्रकारों पर। क्यों? क्योंकि हमने कहा था कि रासायनिक अभिक्रिया में या तो बंध बनते हैं या टूटते हैं, तो इस आधार पर बंध बनने और बंध टूटने के आधार पर रासायनिक अभिक्रिया को अलग अलग भागों में बांटा था। तो वही हमने रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार पढ़े थे। सबसे पहला प्रकार था संयोजन अभिक्रिया, जिसमें दो अभिकारक आपस में जुड़ते हैं और एक नया उत्पाद बनाते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा था वियोजन अभिक्रिया के बारे में, यानी वियोजन अभिक्रिया जिसको हम अपघटन अभिक्रिया भी कहते हैं। और हमने ये भी कहा था कि वियोजन अभिक्रिया जो होती है वो संयोजन अभिक्रिया की उल्टी होती है। तो हम यहाँ पे एक छोटा सा नोट हम डाल लेंगे, नीचे एक नोट हम लिख लेते हैं साइड में, यहाँ पर बॉक्स के अंदर लगा के एक लिख लेते हैं नोट कि वियोजन अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया की वियोजन अभिक्रिया, क्योंकि ये क्वेश्चन पेपर में एक बार पहले बोर्ड की कक्षा में पूछा जा चुका है। तो वियोजन अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया की व्युत्क्रम होती है। व्युत्क्रम यानी अपोजिट, विपरीत होती है, व्युत्क्रम होती है, व्युत्क्रम यानी अपोजिट होती है। तो ये नोट हम यहाँ पे डाल लेंगे। इसके बाद हमने पढ़ा वियोजन अभिक्रिया के प्रकार। तो 3 टाइप की वियोजन अभिक्रिया थी हमारे पास, ताप अपघटन, विद्युत अपघटन और प्रकाश अपघटन, और इनका उदाहरण आपको होमवर्क में दिया गया था। बंद होगी सर ये। इसके बाद बात करते हैं आगे। अगर हम बात करें तो फिर हमने विस्थापन अभिक्रिया पढ़ी। हमने देखा कि विस्थापन अभिक्रिया में एक तत्व दूसरे तत्व को अपनी जगह से हटाता है। जो अधिक क्रियाशील तत्व होगा वो कम क्रियाशील तत्व को अपनी जगह से हटा देता है। फिर हमने इसका एक उदाहरण देखा। फिर द्विविस्थापन अभिक्रिया पढ़ी, जिसमें हमने ये पढ़ा कि द्विविस्थापन अभिक्रिया में आयनों को विस्थापित होता है, आयनों का विस्थापन होता है, यानी एक आयन दूसरे आयन को अपनी जगह से हटा देता है। एक आयन क्या करता है? दूसरे आयन को अपनी जगह से हटाता है। और फिर हमने यहाँ पे एक उदाहरण पढ़ा सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड का। इसके बाद हमने एक नोट डाला, जिस नोट में हमने लिखा कि ऐसी अभिक्रियाएं जिनके अंदर अविलेय पदार्थ बने, अविलेय पदार्थ यानी जो पानी में ना घुले, तो इस प्रकार की अभिक्रियाओं को क्या कहते हैं? अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। और जो अविलेय पदार्थ बनता है उसको हम कहते हैं अवक्षेप। उसको क्या बोलते हैं हम? अवक्षेप। और यहाँ पर हमने फिर उदाहरण समझा कि सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड के अंदर जो ये बेरियम क्लोराइड सल्फेट बनता है हमारे पास, जो ये बेरियम सल्फेट बनता है, एक्चुअल में ये अविलेय पदार्थ होता है जो कि पानी में घुलता नहीं है और पानी में नीचे जाकर बैठ जाता है। तो ये अवक्षेप के रूप में जमा होता है, इसलिए हम इस अभिक्रिया को अवक्षेपण अभिक्रिया के अंदर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने इस टॉपिक को हम खत्म करते हैं। बाकी बची अभिक्रियाएं हम लाएंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में।